है, आप चिंता नहीं करें। 20-25 मिनट का ही टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। तो वापस से मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो हम विधिवत रूप से आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। समतल में प्रेरक प्रत्यास्थ टक्कर या द्विविमीय संघट। अगर कोई पूछे कि द्विविमीय संघट क्या है, तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पिंड टक्कर करने के पश्चात अलग अलग दिशाओं में परंतु एक ही तल में गति करते हैं, तो उसे हम द्विविमीय या त्रियक टक्कर कहते हैं। इस टक्कर में भी चूंकि ये प्रत्यास्थ है, संवेग तो सुरक्षित रहता ही है, साथ साथ इसमें गतिज ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। अब हम यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में दो पिंड है। एक पिंड जो है उसका द्रव्यमान है m1 और दूसरा जो पिंड है उसका द्रव्यमान है m2। m1 पिंड का जो वेग है वो है u1 और जो m2 द्रव्यमान का पिंड है उसका वेग है u2। ये दोनों टक्कर करते हैं और टक्कर के पश्चात ये दोनों पिंड जो है वो अलग अलग दिशाओं में क्रमशः v1 और v2 वेग से गति करने लगते हैं। m1 द्रव्यमान का पिंड v1 वेग से और m2 द्रव्यमान का पिंड v2 वेग से गति करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम इस v1 और इस v2 का मान निकालना चाहते हैं। प्रयास करेंगे v1 और v2 का मान निकाल सकें या कोई ऐसी कंडीशन ज्ञात कर सके जो इस समीकरण के लिए, इस स्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, पीडीएफ में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम कह रहे हैं कि दो पिंड है जो दोनों एक दूसरे से टक्कर जब करते हैं, टक्कर के पश्चात इनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक इस दिशा में गति कर रहा है, दूसरा इस दिशा में गति कर रहा है। पहला पिंड जो m1 है, m1 द्रव्यमान का पिंड है, उस m1 द्रव्यमान के पिंड का जो वेग है वो v1 है टक्कर के पश्चात, और m2 द्रव्यमान के पिंड का जो वेग है वो v2 है टक्कर के पश्चात। एक पिंड इस दिशा में और दूसरा पिंड इस दिशा में, और टक्कर की जो दिशा है वो ये दिशा है। ठीक है, ये v1 दिशा में और ये v2 दिशा में। अगर हम ध्यान से देखें तो v1 और v2 जो है वो ना तो एक दूसरे के ठीक विपरीत है और ना ही एक दिशा में है। अगर एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, एक दिशा में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें v1 की दिशा में और v2 की दिशाओं में अलग अलग मान ज्ञात करने पड़ेंगे संवेग के। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि हमें v1 और v2 दोनों का कुल संवेग चाहिए, तो दोनों चूंकि अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए हम कुल संवेग इनको डायरेक्टली जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है और सदिश राशि को जोड़ते समय ध्यान रखना होता है कि वे सदिश राशियां जो एक दिशा में हो उनको ही आपस में जोड़ा जा सकता है, जो एक दूसरे के विपरीत हो उनको आपस में घटाया जा सकता है, लेकिन जो ना एक दिशा में हो ना विपरीत हो उन्हें ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। और संवेग की जो दिशा होती है वो हमेशा वेग की दिशा में होती है, यानी पहले पिंड का संवेग इस दिशा में होगा और दूसरे पिंड का संवेग v2 की दिशा में होगा। तो ये दोनों दिशाएं ना तो एक दिशा में है और ना ही एक दूसरे के विपरीत है, तो डायरेक्टली हम इसे ना तो जोड़ सकते हैं ना ही हम इसे डायरेक्टली घटा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो v1 और v2 है उसके हम घटक ज्ञात करेंगे। v1 और v2 के घटक ज्ञात करेंगे। तो v1 का अगर मैं घटक ज्ञात करना चाहता, ठीक है, अगर मैं v1 का घटक ज्ञात करना चाहता तो v1 के घटक ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो पिंड है वो θ1 और θ2 कोण से जो है वो अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। और ये जो θ1 और θ2 कोण है ये प्रारंभिक जो गति की दिशा है वहां से लिया गया है। अब इस θ1 के हिसाब से अगर मैं v1 के घटक निकालना चाहूं तो v1 का एक घटक इस दिशा में आएगा जिसे हम कहेंगे v1 cos थीटा, और दूसरा घटक जो है वो इसके लंबवत दिशा में होगा जिसे हम कहेंगे v1 sin थीटा। ऐसा क्यों है? क्योंकि v1 को अगर हम नीचे की तरफ लेके आए तो कोण के मान में कमी हो रही है, और कोण के मान में कमी हो रही है तो इस दिशा में इसका कौन सा घटक होगा? cos घटक होगा। और v1 को अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो इसका एक हमें साइन घटक प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे v1 sin थीटा। चूंकि कोण के मान θ1 है तो यहाँ पर थीटा के साथ में θ1 हम लगा देते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं v2 के घटक निकालना चाहूं तो आप देख सकते हो कि जो v2 है उस v2 को अगर हम ऊपर की तरफ लेकर आए तो कोण के मान में कमी हो जाएगी, यानी कि इस दिशा में इसका कौन सा घटक होगा बच्चों? बताओ कौन सा घटक होगा v2 का इस दिशा में? v2 cos घटक होगा या साइन घटक? V2 cos थीटा। वेरी गुड, v2 cos थीटा। तो इस दिशा में इसका cos थीटा घटक होगा, क्योंकि इस दिशा में लाने पर कोण का मान θ2 का मान कम होकर के शून्य हो रहा है। और अगर मैं इसे इस नीचे की ओर ले जाऊं, लंबवत रेखा को बता रहा है, तो इस दिशा में इसका साइन घटक होगा v2 साइन ऑफ θ2। अब हमें v1 और v2 के घटक जब प्राप्त हो गए तो आप v1 की दिशा और v2 की दिशा को आप भूल जाइए। अब आपके पास में
दो दिशाएं हैं v1 और v2 की, एक दिशा क्षैतिज दिशा है और एक दिशा ऊर्ध्व दिशा है। तो हम जब संवेग संरक्षण का नियम लागू करेंगे तो चूंकि वेग के दो घटक दो दिशाओं में है, इसलिए संवेग संरक्षण के नियम भी हमें ऊर्ध्व और क्षैतिज दिशाओं में लागू करने पड़ेंगे। तो x दिशा और y दिशा में इनके घटक आप देख सकते हो इस चित्र में दिखाए गए हैं। अब अगर मैं संवेग संरक्षण का नियम लागू करूं तो मैं कहूंगा भाई टक्कर से पूर्व संवेग x दिशा में p1x प्लस p2x बराबर p1x डैश प्लस p2x डैश। यहां पर p1x क्या है? x दिशा में m1 द्रव्यमान के पिंड का प्रारंभिक संवेग, और p2x क्या है? x दिशा में m2 द्रव्यमान के पिंड का प्रारंभिक संवेग। इसी तरीके से p1 डैश, p1x डैश और p2x डैश लगभग क्रमशः m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के x दिशा में टक्कर के बाद के संवेग है। तो अब हम देख लेते हैं टक्कर से पूर्व पिंड का संवेग x दिशा में। क्या टक्कर से पूर्व m1 द्रव्यमान का पिंड x दिशा में गति कर रहा था? तो अब हम कहेंगे यस, x दिशा में ही गति कर रहा था, इसलिए इसका x दिशा में जो संवेग होगा वो m1 इंटू u1 होगा। यानी ये u1 जो है वो एक तरीके से x दिशा का वेग हो गया। इसी तरीके से u2 जो है वो भी x दिशा का वेग होगा, तो ये हो जाएगा m2 इंटू u2 बराबर। अब टक्कर के बाद की हम बात करें तो द्रव्यमान तो m1 ही है पहले पिंड का, लेकिन x दिशा में जो इसका वेग है वो हमने अभी भी निकाला, कितना हो गया था? v1 cos थीटा 1। तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस इसी तरीके से दूसरे पिंड के लिए m2 इंटू v2 cos थीटा 2। ठीक है, इस तरीके से हम पहला जो इक्वेशन है वो ज्ञात कर सकते हैं x दिशा के लिए। फिर से समझ लीजिए, फिर से यहां पर समझ लीजिए, देखिए इक्वेशन सामने भी लिखी हुई है। जब हम संवेग संरक्षण का नियम लागू करते हैं तो संवेग संरक्षण का नियम x दिशा के लिए लागू करें तो x दिशा में पहले पिंड का टक्कर से पूर्व संवेग निकालना है। इसके लिए आपको पहले पिंड के द्रव्यमान को, जो कि m1 है, उसे x दिशा में टक्कर से पूर्व जो पिंड का वेग था उससे गुणा करना होगा। क्योंकि u1 जो दिशा है, u1 की जो दिशा है यानी पहले पिंड की गति की जो दिशा है वो x दिशा में ही है, इसलिए पहले पिंड का जो वेग है टक्कर से पूर्व उसे x दिशा का वेग माना जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे? पहले पिंड का संवेग हो गया m1 u1, दूसरे पिंड का हो जाएगा इसी प्रकार से m2 u2, ये m2 u2। अब टक्कर के पश्चात अगर हम पिंडों के संवेग ज्ञात करना चाहें तो हम ये देख चुके हैं कि टक्कर के पश्चात ना तो पहला पिंड x दिशा में गति करता है और ना ही दूसरा पिंड x दिशा में गति करता है, इसलिए हमें इनके वेगों के x घटक लेने होंगे। तो पहले पिंड के लिए अगर हम लें तो पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m1 और पहले पिंड का जो x दिशा में वेग है वो है m1 cos थीटा 1। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। इसी तरीके से दूसरे पिंड के लिए द्रव्यमान m2 और वेग हो गया v2 cos थीटा 2, ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो x दिशा में हमने संवेग संरक्षण का नियम लागू कर दिया है। अब ये देखो, संवेग संरक्षण का नियम x और y दोनों दिशाओं में अलग अलग लागू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सदिश राशि है। यहाँ पर नियम लागू करते समय या इनको जोड़ते समय दिशाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से मैं y दिशा में लागू करूं, सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। y दिशा में लागू करूं तो टक्कर से पूर्व पहले पिंड का y दिशा में संवेग निकालते हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान है m1 और y दिशा में पहले पिंड का टक्कर से पूर्व, तो y दिशा में पिंड गति कर ही नहीं रहा है, पिंड केवल x दिशा में गति कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई सदिश x दिशा में हो तो समझ लीजिए उस सदिश का y घटक हमेशा शून्य होगा। तो आप देखोगे कि जो पहला पिंड है उसका जो प्रारंभिक वेग है u1 वो x दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पिंड का प्रारंभिक वेग का जो y घटक है वो शून्य होगा। तो हम y घटक का मान यहाँ पर रख देते हैं, ये हो गया 0। टक्कर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, टक्कर के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। यानी पहले पिंड का जो संवेग है वो टक्कर से पूर्व y दिशा में वो हो गया 0। अब ऐसे दूसरे पिंड के लिए देखें तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और चूंकि दूसरे पिंड का जो दूसरा पिंड है वो भी x दिशा में ही गति कर रहा है टक्कर से पहले, यानी कि टक्कर से पूर्व दूसरे पिंड का जो y घटक है वो भी 0 होगा। तो ये जो वेग का y घटक है वो 0 हो गया और 0 इंटू m2 बराबर ये भी 0 आ गया। यानी कि टक्कर से पहले y दिशा में पहले पिंड का संवेग भी 0 और दूसरे पिंड का संवेग भी 0। तो 0 प्लस 0 कितना आ गया?
जीरो, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं टक्कर के पश्चात पहले पिंड का संवेग y दिशा में कितना होगा और दूसरे पिंड का संवेग y दिशा में कितना होगा। तो पहले पिंड का संवेग हो गया m1, टक्कर के पश्चात y दिशा में इसका वेग v1 sin थीटा 1, और दूसरे पिंड के लिए हो गया m2 इंटू इसका वेग का घटक v2 sin थीटा 2। लेकिन इनमें एक दिक्कत है कि जो v1 है उसकी दिशा ऊपर की ओर है और जो v2 है उसकी दिशा नीचे की ओर है, इसलिए हमें एक को प्लस लेना होगा, दूसरे को माइनस। क्योंकि v1 प्लस y दिशा में है इसलिए हम इसे प्लस ले लेते हैं, और जो v2 है वो माइनस y दिशा में है इसलिए हम इसे माइनस ले लेते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको प्लस ले रहे हो किसको माइनस, अंतिम उत्तर वही आने वाला है। पर फिर भी क्योंकि अगर आप इसको माइनस लोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस आपने किस दिशा को माना है, क्योंकि अगर अंतिम आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम वेग है या अंतिम जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो y दिशा में, प्लस y दिशा में ही प्राप्त होगा। और अगर हमें माइनस में प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे माइनस y दिशा में प्राप्त हो रहा है। खैर, तो हमारे पास में पहले पिंड का टक्कर से पूर्व संवेग हो गया m1 v1 sin थीटा 1 और दूसरे का m2 v2 sin थीटा 2। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहला पिंड है उसके संवेग को प्लस लिया है, दूसरे को माइनस लिया है, क्योंकि दूसरे पिंड का जो वेग है वो पहले पिंड के ठीक विपरीत है। तो ये दूसरे पिंड के लिए भी हमारे पास में आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस बराबर m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये x दिशा के लिए हो गया, और y दिशा के लिए 0 बराबर m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लगा देते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण का, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है। अब देखो, गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जब हम लगा रहे हैं तो हमें x और y घटक निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि जो गतिज ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों के लिए आपको घटक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं हम पहले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, देख सकते हो आप, ये रही। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m2 इंटू दूसरे पिंड का वेग u2 का स्क्वायर, ये रही। हमने दोनों की गतिज ऊर्जा जोड़ दी टक्कर से पूर्व। अब टक्कर के पश्चात की गतिज ऊर्जा निकालते और उनको जोड़ देते। तो टक्कर के पश्चात हो गया, द्रव्यमान तो m1 ही रहा लेकिन वेग हो गया था v1 का स्क्वायर, और ऐसे ही दूसरे पिंड के लिए m2 जो वेग है वो हो गया v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, m1 u1 का स्क्वायर को हाफ m1 u1 का स्क्वायर और हाफ m2 u2 का स्क्वायर को जोड़ना है, और हाफ m1 v1 का स्क्वायर और हाफ m2 v2 का स्क्वायर को जोड़ना है। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जब गतिज ऊर्जा आप निकालोगे तो घटक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, केवल संवेग में ही आपको घटक निकालना है। ये हमने यहाँ निकाल लिया, ये समीकरण नंबर 3 होगी। ठीक है, हम यहाँ कंडीशन ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है कि दो समान द्रव्यमान के पिंड आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और जब ये दो समान द्रव्यमान के पिंड टकराएंगे तब ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो m1 है और जो m2 है उन दोनों का मान बराबर होगा, और बराबर होगा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम m मान लेते हैं। m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m। तो देखते हैं हमारी समीकरण कैसे चेंज हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस समीकरण की बात कर रहा हूं, इस समीकरण की। इस समीकरण में आप देखोगे कि m1 और m2 दोनों की जगह अगर हम m रख दें तो लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ से m कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा m v m u1 प्लस m u2, ये तो हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड हो गया m v1 cos थीटा 1 प्लस m v2 cos थीटा 2। दोनों में से लेफ्ट में भी m कॉमन, राइट में भी m कॉमन, तो लेफ्ट में m कॉमन आ गया, m कॉमन क्या आ गया आपके पास में u1 प्लस u2, ये तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में m कॉमन, ये m से m कट जाएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो अंत में आपके पास में m से m कटने के बाद में क्या रह जाएगा, u1 प्लस u2 बराबर v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, ये समीकरण आप देख सकते हो समीकरण 4 के रूप में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। फिर से आप समझ लीजिए कि जो समीकरण नंबर 1 है इसमें m1 और m2 की जगह अगर हम m कॉमन लें, वर्बली समझ रहे हैं, तो दोनों तरफ m कॉमन आएगा और कट जाएगा। तो लेफ्ट में आपके पास में u1 प्लस u2 रह जाएगा, और राइट में v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा
टू, ये आपके पास में रह जाएगा। ऐसे ही दूसरे समीकरण में हम देख लेते हैं। तो दूसरे समीकरण में आपके पास में जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि लेफ्ट में तो है 0 और राइट में है आपके पास में m v1 साइन थीटा 1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m v2 साइन थीटा 2। दोनों में से m कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से m कॉमन ले लिया, क्या रह गया v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ठीक है, बराबर 0। एक तरीके से ये जो 0 है वो इस m और ये जो कोष्टक में राशि लिखी हुई है v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 के गुणांक का मान है। तो अब अगर मैं ये जो कोष्टक में राशि लिखी हुई है इसको 1 मिनट के लिए x मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए x मान लेते हैं, तो हम m इंटू x बराबर कहेंगे 0 हो गया। अब देखो दो संख्याओं का जो गुणा है, जैसे m और x का गुणा 0 आ रहा है, तो ये तभी संभव है या तो m 0 हो या तो x 0 हो या तो दोनों 0 हो, या तो m 0 या तो x 0 या दोनों 0। क्या m 0 हो सकता है? हम कहेंगे नहीं, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होता। तो बचा कौन? x। तो हम कहेंगे कि 0 कौन होगा? x। x यानी कि कोष्टक वाली राशि, और कोष्टक में क्या है? v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो समीकरण नंबर 5 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। समीकरण नंबर 5 में 0 बराबर 0 बराबर जो है वो हमारे पास में आ गया है v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ठीक है, माइनस v2 साइन थीटा 2। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर जो है 5। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 3 यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। इसमें भी हम लिख देते हैं 1/2 m, m1 की जगह u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m, 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर। लेफ्ट में से 1/2 m कॉमन आ रहा है, बचा के अंदर u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, और राइट में से भी 1/2 और m कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। 1/2 m से 1/2 m कट गया, ये 1/2 m से 1/2 m कट गया, तो आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में लेफ्ट में बच जाएगा u1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया। तो ये समीकरण बन गया समीकरण संख्या 6। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्बली भी आप समझ सकते हो इसको। वर्बली अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसमें अगर हम m1 और m2 की जगह m रखें तो लेफ्ट में भी हाफ कॉमन आ जाएगा, राइट में भी हाफ, सॉरी लेफ्ट में भी हाफ m कॉमन आ जाएगा और राइट में भी हाफ m कॉमन आ जाएगा, और वो आपस में कट जाएगा। तो बचेगा आपके पास में u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन जो हमारे सिलेबस में दी गई है उसको हम ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे सिलेबस में ये दी गई है कि जो पहला पिंड है वही गतिशील है, दूसरा पिंड स्थिर है, यानी कि u2 का मान 0 है। अगर हम ऐसा करें तो समीकरण नंबर जो 4 है वो हो जाएगी हमारे पास में u2 का मान 0 करते u1, लेफ्ट में u1 रह जाएगा, राइट एज इट इज v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। और समीकरण नंबर 5 में कोई चेंज नहीं होगा। समीकरण नंबर 5 में चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ u2 है ही नहीं। समीकरण 6 में भी लेफ्ट में u1 का स्क्वायर रह जाएगा, बस u1 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये नई समीकरण आ गई 4 और 6 से हमारे पास में समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। अब हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, समीकरण नंबर 7 जो है उसका वर्ग करेंगे और समीकरण नंबर 5 का वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 7 का वर्ग करेंगे और समीकरण नंबर 5 का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे। तो पहले तो समीकरण नंबर 7 5 का वर्ग कर देता हूं मैं। 5 का वर्ग करते हैं तो लेफ्ट में हो गया 0 का स्क्वायर, फिर समीकरण नंबर 7 का वर्ग करते हैं तो लेफ्ट में हो गया u1 का स्क्वायर। ये तो दोनों के लेफ्ट साइड हो गए। अब दोनों के राइट साइड का भी वर्क करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 5 का राइट साइड क्या है? v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ऐसे समीकरण नंबर
5, सॉरी समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 5 का तो वर्क कर दिया, अब समीकरण नंबर 7 का वर्क करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड का। V1 साइन थीटा, सॉरी V1 कॉस थीटा 1 प्लस V2 कॉस थीटा 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, केवल हमने इतना सा किया है कि दोनों ही समीकरण, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 7, दोनों के लेफ्ट साइड के स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिए और राइट साइड का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया। अब समीकरण के जो पद हैं हमारे पास में लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में 0 का स्क्वायर 0 और U1 का स्क्वायर U1 स्क्वायर, तो 0 में U1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास में आ गया U1 का स्क्वायर। राइट साइड में जो है उस ब्रैकेट को आपको खोलना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कहता है कि दोनों का वर्क करो, a और b दोनों का वर्क करो सबसे पहले तो हम देखते हैं a और b की जगह हमारे पास में कौन है, v1 साइन थीटा 1 और v2 साइन थीटा 1, दोनों का वर्क कर देते हैं। v1 का स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर। साइन पे स्क्वायर हम थीटा से पहले लिखते हैं, हमेशा लिखने का तरीका ही होता है। फिर क्या करते हैं हम, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab। तो यहां पर हम लिखेंगे -2, a की जगह है v1 साइन थीटा 1 और b की जगह है v2 साइन थीटा 2। मैंने साइन साइन को एक साथ लिख दिया और कॉस कॉस को, साइन साइन को एक साथ लिख दिया और v1 v2 को एक साथ लिख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट का को खोलते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, v1 का स्क्वायर कॉस थीटा 1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, जो नहीं आएगा कॉमन उसको छोड़ देंगे। देखते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास में u1 ही है, अभी भी u1 का स्क्वायर बराबर। राइट साइड में आप देखो पहला पद तो ये है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये एक पद और है v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। इन दोनों में से v1 कॉमन आ रहा है, ये v1 कॉमन आ गया का स्क्वायर, क्या बच गया, साइन का साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। थोड़ा सा अजीब लिख दिया मैंने, कॉस को मिटा के वापस लिख देता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये हो गया हमारे पास में ये वाला और ये वाला पद। ये दोनों पद जो पूरे हमने ले लिए, इनको मैंने काट दिया जिससे हमें ध्यान रहे कि अब हमें कौन कौन से पद और लेना बाकी है। ठीक है, तो इनको मैं मिटा भी देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। तो मिटाने से क्या है कि हमें पता रहेगा कि कौन कौन से पद अभी हमारे पास में बचे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब ऐसे ही आप देखो कि v2 साइन स्क्वायर थीटा 2 और v2 कॉस स्क्वायर थीटा 2, इन दोनों में से v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा, साइन स्क्वायर थीटा 2, डबल लग गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद में इन दोनों पदों को भी हटा देते, ये दोनों पद भी हमने ले लिए, ये पद भी मैंने ले लिया और ये पद भी मैंने ले लिया, ये दोनों हटा दिए। इसके बाद में जो बचे हुए पद है, उन बचे हुए पदों में आपके पास में दोनों के पास दोनों में से 2v1 v2 कॉमन आ रहा है और प्लस का कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 के साथ साथ माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 रह रहा है। ये पहला पद माइनस का है इसलिए हमने इसको माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, और दूसरा पद प्लस का था इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया। तो ये हमारे पास में आ गया है। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं आगे। आप देख सकते हो सारे के सारे पद यहां पर हैं। ये देखिए u1 का स्क्वायर v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का स्क्वायर। इनको वर्क को खोलेंगे तो v1 साइन स्क्वायर थीटा 1 v2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 v1 cos थीटा 1 का v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 और 2v1 v2 cos थीटा 1
cos थीटा 2। यही पद हमारे आए थे, यहां पर भी आप देख सकते हैं हमने इस पद v1 sin थीटा 1 और v1 sin cos स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों में से v1 को कॉमन ले लिया। इसी तरीके से v2 sin स्क्वायर थीटा 2 और v2 cos स्क्वायर थीटा 2, इन दोनों में से v2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और 2v1 v2 cos थीटा 1 और 2v1 sin थीटा 1 sin थीटा 2, इन दोनों में से 2v1 v2 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास में अंदर रह गया cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो इस तरीके से हमारे पास में पद आ गए। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, लेफ्ट में तो आपके पास में u1 का स्क्वायर ऑलरेडी है, और राइट में आपके पास में v1 स्क्वायर ब्रैकेट में जो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह ब्रैकेट की जगह आ गया 1। इसी प्रकार से दूसरे वाले में v2 स्क्वायर और ब्रैकेट में जो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसका मान आ गया 1, तो ये भी ओनली v2 स्क्वायर रह गया। और फिर आपके पास में आ गया 2v1 v2। आप ध्यान से देखोगे तो जो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला है। आप सब गणित के छात्र हो, आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, cos a प्लस b वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब ये का ये समीकरण आप देख सकते हो, मैंने एज इट इज जो भी हमने निकाला वो का वही समीकरण हमारे पास में यहाँ पर आया है। ये देखिए, कॉमन लेने के बाद में v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 और 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये 1 हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 ये भी 1 हो गया है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया, और जो ब्रैकेट में cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसकी जगह हो गया cos थीटा 1 प्लस cos थीटा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया। अब देखो, जो u1 स्क्वायर था लेफ्ट में, अगर मैं इसका मान लिखना चाहूं तो इसका मान हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, इसका मान हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, तो उसका मान कितना होगा देखते हैं। ये हम इसका मान यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको तो आपको नजर आएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसका मान निकाला था u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, u1 जो था उसकी जगह आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, और राइट में हमारे पास में क्या था, तो राइट में हमारे पास में v1 का स्क्वायर था ऑलरेडी, v2 का स्क्वायर था ऑलरेडी, और प्लस था हमारे पास में 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कट गया, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट गया, लेफ्ट में तो रह गया आपके पास में 0 और राइट में रह गया 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं तो देखिए किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, हम यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करेंगे एक बार और। ये देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि ये समीकरण आपको दोबारा से दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कट जाएगा, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास में, ओनली 2v1 v2 cos थीटा 1 थीटा 2। ये तो लेफ्ट में रह जाएगा, राइट में रह जाएगा, और लेफ्ट में 0 रह जाएगा। तो आप इसको चाहो तो ये यूं लिखो, 0 बराबर 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और चाहो तो यूं लिखो कि 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0। अब देखो, जब भी मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब भी कुछ संख्याओं का गुणा शून्य आवे तो समझ लो कि उनमें से कोई एक शून्य है, कोई दो शून्य है, कोई तीन शून्य है, या सभी शून्य है। तो चेक करते हैं, 2 तो अपने आप में एक संख्या है, ये तो शून्य हो ही नहीं सकती। v1 और v2 क्या ये दोनों शून्य है, तो हम ये कहेंगे कि अगर दोनों में से एक शून्य हुआ, सपोज कि टक्कर के बाद में पहला पिंड यहीं रुक गया और दूसरा पिंड इधर गति कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि ये द्विविमीय टक्कर है या त्रिविमीय टक्कर है, क्योंकि दूसरा पिंड तो एक पिंड तो गति कर ही नहीं रहा है। जब तक दोनों पिंड गति नहीं करेंगे तब तक ये पता लगाना मुश्किल है कि द्विविमीय टक्कर है या एक विमीय टक्कर है। ठीक है, इसलिए हालांकि फिर भी पता लगाया जा सकता है कि टक्कर से पूर्व मान लो इस दिशा में गति कर रहे थे, टक्कर के बाद में इधर चले जाएं, तो v1 और v2 के जो शून्य रहने की संभावना है वो न्यूनतम है। हालांकि हो सकता है ऐसा हो जाए, पर होता नहीं है ऐसा नॉर्मली।
तो V1 और V2 दोनों जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो बचा कौन हमारे पास में? हमारे पास में बचा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा वन प्लस थीटा 2। मैं एक साथ लिख दिया, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। डेफिनेटली इसका मान जीरो होना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि cos का मान जीरो तभी आ सकता है जब उसके अंदर का कोण 90 डिग्री हो। उसके अंदर का जो कोण है वो कितना हो? 90 डिग्री। यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होना चाहिए? थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये जीरो आएगा। ठीक है, अब अगर मैं वापस से चित्र बनाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा थीटा 1 और थीटा 2 क्या था। थीटा 1 और थीटा 2 जो था, थीटा 1 इस दिशा में पिंड गति कर रहा है m1 v1 वेग से, और दूसरा पिंड इस दिशा में गति कर रहा है v2 वेग से। थीटा 1 ये कोण था और थीटा 2 ये कोण था। यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर हम निकालें तो ये पूरा कोण हो गया। इसका मतलब पहले पिंड की गति की दिशा टक्कर के बाद और दूसरे पिंड की गति की दिशा टक्कर के बाद के बीच का कोण है, और वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। यानी द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों पिंड एक दूसरे के अभिलंबवत दिशाओं में गति करेंगे। अब प्रश्न आता है परीक्षा में, तो सीधा प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में गति करते हैं। सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ कर दो बेटा, सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ कर दो। तो प्रश्न अगर आता है परीक्षा में तो किस प्रकार से आता है कि सिद्ध कीजिए द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में या त्रियक टक्कर में दोनों पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तो आपको ये लास्ट तक थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक सिद्ध करना है, और फिर एक लाइन लिखनी है कि इससे पता चलता है कि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में गति करते हैं।